अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ एक आशिक़ नामुराद का अजीब व गरीब, नाकाबिले यकीन, अक्ल को दंग कर देने वाला अनोखा शाखसाना कांच की गुड़िया। पहली नज़र में इसे क्यूपिड का तीर ऐसा लगा कि वो दिल पकड़ के बैठ गया। कसूर ना इसका था ना क्यूपिड का, कसूर सरासर इसके हुस्न जमाल का था। अल्लाह मियाँ का भी जवाब नहीं। कभी कभी तो अपनी सनाई का ऐसा शाहकार वजूद में लाता है कि काफिर और मुल्हक भी इसके कादिर मुतलक होने पे ईमान ले आता है। उसका हुस्न भी ऐसा ही था और उस पर उसकी काफिर जवानी, इसे तो दिल संभालना मुश्किल हो गया। वो खुद भी किसी से कम ना था, घबरू जवान, मर्दाना हुस्न का शाहकार, साहिब इल्म, साहिब हैसियत। कई दिन गुजर गए मगर इसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बेकली बढ़ती ही गई। तो इसके ख़ास मुत्तहमिल ने इसकी कैफियत देख कर वजह पूछी, क्या बात है, आप कई दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसने एक ठंडी आह भरी बात परेशानी की है। क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गड़बड़ हो गई है, उसने दिल पे हाथ रख के कहा। मोहम्मद ने वजाहत चाही तो इसने सब कुछ बता दिया। बस जब से इसे देखा है सब्र व सुकून गारत होके रह गया है। कुछ करो वरना मेरी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। वो कौन है, कहाँ रहती है, इसके माँ बाप कौन है, इसका कुछ अता पता तो बताएं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो इसे बस एक नज़र देखा और बस देखता ही रह गया। माता में सोच में पड़ गया, ये तो बड़ी ख़तरनाक अलामत है, इसी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब आप चाहते क्या हैं? कमाल करते हो, ये भी कोई पूछने की बात है। कुदरत के इस अछूते शाहकार को अपने से दूर नहीं देखना चाहता। विसल से गुजरे, ए खुदा हमारा ये शुगून चाहिए। सुबह को हम उठा करें और रोए निगार देख कर। दोस्त ने कुछ सोचा, गौर व फिक्र किया, फिर बोला, जब तक आप इसे दिखाएंगे नहीं, इससे मिलाएंगे नहीं, बात आगे कैसे बढ़ जाएगी। शाबाश, ये बात हुई ना। और फिर इसने दोस्त को लेकर इसकी एक झलक दिखा दी। इसे ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि इनका दीवानापन गलत नहीं है। वो वाकई देखने वालों की अक्ल व होश पे बिजली गिराती थी। उसने उन्हें घर जाने का मशवरा दिया और कहा, अब ये मेरा काम है अब बात आगे बढ़ाने की और आपसे सिलसिला मिलाने का। दोस्त ने भी इसे एक नज़र देखा। वो बिजली की बूंदे की तरह इधर से आई और इधर चली गई। उसने इसके बारे में मालूमात हासिल की और जब साहब बहादुर के पास आया तो इसने बड़ी बेताबी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? बहुत कुछ, मगर क्या? मगर कोई अच्छी खबर नहीं है। वो एकदम से बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। बुरी खबर है? कैसी बुरी खबर है? क्या शादीशुदा है, बाल बच्चे वाली है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? बात यह है वो आपके मियार की नहीं। इसका एक ताल्लुक़ बड़े घटिया तबके से है। वो बंजारों की बस्ती में रहती है, बस्तियों में नाच गा के रोटी हासिल करती है। और साहब बहादुर ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। बस इसकी जितनी खराबी बयान कर चुके वही काफ़ी है। मगर मुझे इससे वास्ता है, इसकी खराबियों से कोई सरोकार नहीं। मुझे इसकी बस्ती ले चलो, इसके माँ बाप से, बुज़ुर्गों से मिलाओ, मैं इसके लिए बात करूँगा। इश्क का भूत सर चढ़ के बोल रहा था। दोस्त अजीब शशोपंज में था, इसे क्या करना चाहिए। किसी तरह उन्हें रोके। ये मखमल में टाट का पैमंद किस तरह गवारा किया जाएगा। ज़रा गौर व फिक्र के बाद इसने कहा, एकदम आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं समझा जाएगा। पहले मैं वहाँ जाके हालात का जायज़ा लूँगा, फिर आगे बढ़ाऊँगा। यूँ भी एकदम लड़का का लड़की के घर चले जाना अच्छा तस्वर नहीं किया जाता। दिल पे ज़रा काबू रखिए। दोस्त बंजारों की बस्ती में गया तो एक अजनबी को अपने दरमियान देख के चंद मर्द और ख़वातीन इसके गिरद जमा हो गए। क्या बात है बाबू, क्यों आए हो? का कोई ज़रूरत है हमसे? हम ज़रूरत है,
मगर तुमसे नहीं, तुम लोगों का अगर कोई बड़ा है सरदार तो इससे बात करना है। वो लोग दोस्त को एक अधेड़ उम्र आदमी के पास ले गए जो अपनी शक्ल व सूरत और हैयत की वजह से बड़ा खौफनाक लग रहा था। क्या बात है, इसने अपने आदमियों को मुखातिब करके कहा। ये शहरी बाबू बंजारों की बस्ती में क्यों आया है? ये तुमरे से मिलने आया है। दोस्त आगे बढ़ा और सरदार को सलाम किया और बोला, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सरदार लम्हा भर सोचा, फिर अपने बंदों की तरफ इशारा करके बोला, जाओ अपना काम करो। आने वाले चले गए तो दोस्त ने कहा, सरदार हम आपकी बस्ती की एक लड़की का रिश्ता मांगने आए हैं। सरदार की पेशानी पे एकदम शिकने उभरी आईं। बाबू तुम राक्षस तो ठीक है, तुम ये नहीं जानते कि हम लोग बंजारे हैं। हमारा अपना तौर तरीका होवे है, रस्म व रिवाज और कानून होवे हैं। हम शादी ब्याह अपने ही लोगों में करते हैं। मुझे मालूम है सरदार, दोस्त ने बड़े एतमाद के साथ कहा, मगर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि रस्म व रिवाज, कानून और समाज की अहमियत और अफादियत के ख़िलाफ़ कदम उठाना पड़ता है। हमारा एक साथी आपकी बस्ती की एक लड़की को पसंद करने लगा है और चाहता है कि इज़्ज़त और आबरू के साथ आप इसका हाथ इसके हाथ में दे दें। आई कैसे हो सकता है? सरदार एकदम तेज़ आवाज़ में बोला, हमारा भी तो कोई इज्जत आबरू है। बिरादरी से बाहर शादी ब्याह करना हमारे लिए नाक कटवाने के बराबर है। फिर ज़रा नर्म लहजे में बोला, जाओ बाबू जाओ, वरना दोस्त ने बड़े सुकून के साथ कहा, सरदार आपकी नाराज़गी गलत नहीं है, मगर मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते रहते हैं, रस्म व रिवाज को भी बदलना पड़ता है। एक आदमी की ज़िंदगी का सवाल है, अगर आप इसे इसकी पसंद का रिश्ता नहीं मिला तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो कोई गया गुज़रा मामूली आदमी नहीं, गिरा पड़ा आदमी नहीं, एक बड़ा आदमी है, बाहैसियत आदमी है, दौलतमंद आदमी है। आपकी बेटी इसके घर में, इसके बंगले में रानी बन के राज करेगी। बस बाबू बस, हमका ऐसी सुंदर बातों के जाल में फंसाने की और बात मत करो। ऐसी बात नहीं है सरदार, हम तुम्हारे रस्म व रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे और जिस तौर पर भी आप कहोगे आपको ढेर सारा पैसा भी देंगे। चुप हो जाओ बाबू, सरदार ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टेढ़ा मुखड़ा सा सोना ज़मीन पे दे मार कर कहा, हम का पैसे कौड़ी का लालच मत दो, हम लोग अपनी छोरियों को बेचते नहीं, ये रिवाज तुम्हारे शहरों में होगा। सरदार की गुस्सीली आवाज़ सुन के बस्ती के लोग भी जमा हो गए और दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। सरदार ने ज़रा नर्म लहजे में दोस्त से मुखातिब होकर पूछा, उनमें कौन सी छोरी है वो? दोस्त ने एक नज़र लड़कियों पर डालकर एक लड़की की तरफ जो इस वक्त भी अपने हुस्न और शबाब की बिजलियां गिरा रही थी उंगली का इशारा किया। सरदार ने इसकी तरफ देख के तेज़ आवाज़ में कहा, छन्नो इधर आ। छन्नो छम छम करती बिजलियां गिराती सामने आ खड़ी हो गई। घेरदार पुल से तो शहरे की गलियों में नाचने नहीं जाएगी। खबरदार, कल से तू शहरों की गलियों में नाचने नहीं जाएगी। छन्नो ने कुछ कहना चाहा मगर सरदार चमक कर बोला, बस मैं जो बोल दिया, नहीं तो जाएगी। फिर लम्हा भर रुक कर, शहरी बाबू हम रहे मुँह का निवाला छीनना चाहते हैं, ये नहीं सोच रहे कि रोटी रोजी ऊपर देने वाला है। जाओ बाबू, शराफत से चले जाओ वरना। और दोस्त ने फैसला, इस वक्त से अच्छा वाकई शराफत ही से लौट जाना चाहिए। वो लड़का तो इसे दूर ही से देखकर आशिक नामुराद ने हाँक लगाई, मेरे लिए कोई अच्छी खबर लेके आए हो ना? और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बोल पड़ा, अच्छी खबर ही लेके आना चाहिए, आखिर मैं भी किसी से कम नहीं। आजकल वालिदैन को अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। वो ज़रा रुका, फिर बोला, मुझे यकीन है बंजारों की बस्ती में मेरे पैगाम से खुशियाँ नाच उठी होंगी। वो बोलते बोलते खामोश हुआ तो दोस्त ने बड़ी सपाट लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं जनाब। और फिर इसने वहाँ की सारी रुदात कह सुनाई।
सरदार तो बहुत भरम था, अगर वो अपने लोगों को इशारा कर देता तो वो मार पीट कर मेरे हाथ पैर तोड़ के मुझे फेंक देते। ये तो इसकी शराफत थी कि इसने शराफत से मुझे चले जाने को कहा। इस पर एकदम मायूसी ने यलगार कर दिया। इसे हरगिज़ इस बात का यकीन नहीं था दूसरी तरफ से इनकार होगा। वो तो ये समझ रहा था कि 2 टके के लोग हैं, इस बात पे निहाल हो जाएंगे। उनके कबीले की एक लड़की महल की रानी बनेगी और इसके ज़रिए उनके पूरे कबीले के भी दलदर दूर हो जाएंगे। मगर अजीब लोग हैं, अपने रस्म व रिवाज की पुरानी फटी चादर से बाहर निकलना नहीं चाहते। कई दिनों तक वो बहुत बेकरार रहा, बेचैन रहा और फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि अब इसे खुद कुछ करना चाहिए। ये दोस्त के बस की बात नहीं, इसे क्या करना चाहिए इसे मालूम नहीं था, मगर इसने फैसला किया अब जो कुछ करना है वो खुद करेगा। एक दिन वो अपने बेचैन दिल को सुकून पहुंचाने के लिए शहर की शाहराहों पे घूम रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, तेरी बेचैनी का इलाज एक शख्स के पास है। इस आवाज़ पे वो चौंका था। एक मजजूब सा फ़कीर इसके सामने खड़ा था। इसने बेचैन बाबू को अपनी तरफ मुतवज्जे देख के कहा, अगर वो शख्स चाहे तो तेरे दिल की कली खिल सकती है, तेरे गौहर मुराद तुझे मिल सकता है। वो कौन शख्स है बाबा, मुझे कहाँ मिलेगा वो? इसने बेकरारी से पूछा। वो एक मलंग है, कब्रिस्तान में मिलेगा, आधी रात के बाद इसे मुलाकात हो सकती है। कौन से कब्रिस्तान में बाबा? शहर में तो बहुत सारे कब्रिस्तान हैं, ये मैं नहीं जानता। और इसके साथ ही वो नज़रों से ओझल हो गया। रोशनी की एक किरण नज़र आई भी थी तो इसने सोचा जब तुम्हें मालूम नहीं कि वो किस कब्रिस्तान में मिलेगा तो फिर बताने की क्या ज़रूरत थी। मगर अगले ही लम्हे वो अपने आप से बोला, यार तुम भी अजीब हो, चाहते हो पक्की पकाई खिचड़ी कोई तुम्हारे मुंह में डाल दे। क्या इतना काफ़ी नहीं कि अल्लाह के बंदे ने एक सिम इशारा कर दिया? क्या तुम शहर के कब्रिस्तानों में जाके इसे तलाश नहीं कर सकते? इसने सोचा इसका काम पर दोस्त को लगाना चाहिए, फिर फ़ौरन ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मैंने तो फ़ैसला किया है कि अब जो करूँगा मैं खुद करूँगा। कब्रिस्तान में आधी रात के बाद चक्कर लगाना बड़ा दुश्वार काम है, मगर ये काम मुझे खुद करना होगा। इश्क भी क्या रोग है, क्या बला है कि अच्छों को पागल बना देता है, किसी काम का नहीं रखता। कई कब्रिस्तानों में ख्वार होने के बाद आखिर एक कब्रिस्तान में इसे वाकई एक मलंग नज़र आ गया। टूटी फूटी कब्र के करीब बहुत सी इंसानी हड्डियों को सामने रखे उनसे गोया खेलता हुआ दिखाई दिया। इंसान से ज़्यादा नादान तो हैवान भी नहीं होता। इसकी समाज से मलंग की आवाज़ टकराई। ये जानता है कि इसे एक मिट्टी में मिल जाना है, हड्डियों की सूरत में बिखर जाना है, फिर भी बेहुदा ख्वाहिशों के लिए हलकान होता है। वो जहाँ था वहीं ठिठक गया। वो इस मलंग के नज़रों की पहुँच से खासे फासले पे था। इसकी बात खुद कलामी के अंदाज में थी, मजजूब के बड़ की तरह थी, मगर इस आशिक की हस्बे हाल भी थी। वो एकदम मलंग के सामने जाकर घुटनों के बल खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर जज्बात से लर्जा आवाज़ में बोला, बाबा जी मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। मलंग अचानक किसी को अपने सामने देख के चौंका, फिर इसे गौर से देखा, फिर बड़ी गंभीर आवाज़ में बोला, मोहब्बत शायद सचमुच अंधी होती है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। क्यों एक ऐसी चीज़ की तमन्ना कर रहा है जो तेरे लिए मुनासिब नहीं? मखमल में टाट का पैबंद लगा के ना मखमल को कुछ मिलेगा ना टाट को। इतना कह के इसने एक हड्डी उठाकर इसे देते हुए कहा, देखो इस हड्डी पर जो मांस था इसने भी इसका साथ छोड़ दिया। ख्वाहिशों भरे इस संसार में कोई किसी का संगी साथी नहीं होता, सब अपने नफ़े नुकसान को देखते हैं। जा तू भी अपने फ़ायदे की बातों पे अमल कर। क्यों नफ्स को बहकावे में आता है? क्यों अपने लिए घाटे का सौदा करना चाहता है? क्यों अपने आप को एक मुसीबत में मुब्तला करना चाहता है? इसने झुककर मलंग के पांव पकड़े और ज़ार व कतार रोने लगा। छी छी छी, तेरा रोग हद से ज़्यादा बढ़ गया है, मलंग बड़बड़ाया। वो जब जी भर के रो चुका है, इसके दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो बोला,
बाबा जी, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। या तो इसके हुसूल के लिए मेरी मदद करें या फिर अपने हाथ से मेरा गला दबा के यहाँ दफन कर दें। मलंग ने फौरी तौर पे कोई जवाब ना दिया। कुछ देर तक से देखता रहा, फिर बोला, अगर तू चाहता है कि जानबूझकर अपनी बर्बादी का सामान करे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ और कोई और क्या कर सकता है। बाबा जी, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ और भी बहुत कुछ जानता हूँ, मगर तू एक आग के दरिया में छलांग लगाना चाहता है। तू तेरी मर्ज़ी। इतना कह के वो रुका। फिर जो हड्डी इससे दी थी इसकी तरफ इशारा करके कहा, इस हड्डी का ज़रा सा बुराता इस दुश्मन जान को और इसके जो तेरे इसके मिलाप के दुश्मन हैं इनको किसी तरह खिला दे, रात के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। और इसने ऐसे ही किया। तंदूर से रोटियां पकवाएं, कोरमा बनवाया, इनमें हड्डियों का बुरादा मिला दिया और छन्नों का एक खुसूसी शो करवा कर कुछ पैसे और ये खाना इनको और इसके साथियों को तोहफ़ा पेश कर दिया। और जैसा कि कब्रिस्तान वाले मलंग बाबा ने कहा था वैसा ही हुआ। वो रोटी कोरमा सरदार ने भी बड़े शौक़ से खाया, जिसके बाद इसकी सोच का धारा बदल गया। एक रात बंजारों की बस्ती में अचानक शोर शराबा हुआ। सारे लोग जमा हुए तो मालूम हुआ डमरू छन्नों की छुलदारी में घुस के इसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। छन्नों ने शोर मचा दिया। अगले दिन डमरू की ठीक ठाक चुकाई हुई और लेन देन की गई। फिर सरदार ने छन्नों के बाप को हीरा को बुलाकर कहा, देख हीरा, आज जो गलत हरकत डमरू ने की है, कल वही हरकत कोई और भी कर सकता है। इस बुराई का एक ही इलाज है कि फसाद की जड़ ही काट दी जाए। यूँ भी तेरी छोरी रोज़ रोज़ ख़तरनाक होती जा रही है, इसलिए जल्दी हो सके इसका ब्याह कर दे। सरदार, मेरी और मेरी घरवाली की भी यही मर्जी है और हम बहुत दिनों से इसे समझा रहे हैं, लेकिन वो कमबख्त मानती नहीं। यही बोले हैं मैं किसी बंजारे से शादी नहीं करूँगी। तो फिर तेरे लिए कोई परिस्तान का शहज़ादा कहाँ से आवेगा? इसकी माँ इससे कहती है। इस पर वो कहती है, मैं कुछ नहीं जानत, जहर खाकर मर जाऊंगी पर किसी बंजारे की जोरू नहीं बनूंगी। सरदार छन्नों की बाप की बात सुन के सोच में पड़ गया। फिर बोला, अच्छा हम ज़रा सोचने दो, फिर फैसला करूंगा। तुम कल मिलो। और इस मसले पे बहुत सोच विचार के बाद अगले रोज़ इसने छन्नों के बाप से कहा, जब तेरी छोरी जोर ज़बरदस्ती करने पे जहर खा के मर जाएगी तो फिर ऐसी शादी करने का क्या फ़ायदा, जबकि इसे तो ज़िंदगी भर घर बिठा के भी न रख सकता। ऐसे में एक शहरी बाबू की बात याद आवे है कि कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि वक्त और हालात के साथ चलना पड़ता है, रस्म व रिवाज की जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। फिर ज़रा रुक कर बोला, शहरी बाबू की बात पे याद आया कि एक दिन ऐसा ही मसला लेके वो आया था। मैंने अपने रस्म और रिवाज की मजबूरी बता के इसे वापस कर दिया, क्योंकि ना हम इसी से इसका रिश्ता कर दें। छन्नों का बाप कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सरदार, जैसा तुम समझो वैसा करो। और फिर वैसा ही हुआ। बंजारों ने छन्नों के आशिक को ढूंढ निकाला और बड़ी सादगी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने साहब बहादुर के हाथ में छन्नों का हाथ दे दिया और दोस्त के वादे के मुताबिक छन्नों के माँ बाप और सरदार को बहुत से तोहफ़े और पैसे दे दिए गए। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।